काल। क्या आते हैं? वैदिक काल। एकदम समझाते समझाते पढ़ाएंगे। आज कोशिश करेंगे कि आपको समझा समझा के पढ़ाएं और देखते हैं समझा पाते हैं या नहीं। और 2-3 क्लासों में ये पूरा तरह रच बस जाएगा कि कैसे राज कैसे बना, राजा कैसे बना, कैसे हम ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते हैं, राजा उसके बाद आता है, कैसे गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ, ये सब हम लोग समझेंगे इस क्लास में। तो वैदिक काल जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1500 BC से 600 BC तक। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम लोग कहते हैं वैदिक काल। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ जिसे कहते हैं हम लोग वैदिक काल। क्या कहते हैं बेटा? हड़प्पा सभ्यता के बाद। किसके बाद बेटा? हड़प्पा सभ्यता के बाद। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति का जन्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। क्या कहते हैं बेटा? वैदिक काल। क्या कहते हैं बेटा? वैदिक काल। और कब का? हड़प्पा सभ्यता के बाद। हड़प्पा सभ्यता के बाद। वैदिक काल को जानने के लिए हम चार वेदों का उपयोग करते हैं। क्या कहते बेटा? चार वेदों का उपयोग करते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद। इन चारों के माध्यम से ही हम वैदिक काल को जान पाते हैं। किसका को जान पाते हैं? वैदिक काल को जान पाते हैं। जो वेद जो बना है संस्कृत शब्द से बना है। किससे बना है? संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ है जानना। क्या अर्थ बेटा? जानना। क्या अर्थ है? जानना। आप कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारण, क्या बेटा? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं ऋग्वेद काल और एक को दूसरा को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है
1000 और इसका है 600 BC तक, 600 BC तक। कहा जाता है कि जो वैदिक काल के जो संस्थापक है, कौन संस्थापक है, संस्थापक आर्यों को माना जाता है। किसे माना जाता है? आर्यों को। और आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। कहां के थे? कहां के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में कहां पे? तो एग्जैक्ट प्लेस बताता नहीं है, हम लोग केवल मोटे मोटे मध्य एशिया। अब कहा गया कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बाद आए थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को इन्होंने विस्थापित किए और उसके जगह पर खुद स्थापित हो गए। और जैसे ही स्थापित हुए तो पहला काल हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते क्या है? इसमें हम जो पढ़ते हैं कि राज की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हड़प्पा से जब हम पढ़ते हैं तो राज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में पहली बार हम देखते हैं, वैदिक काल में पहली बार देखते हैं कि राज की उत्पत्ति होती है, कबीला का उत्पत्ति होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? अभी हम पृष्ठभूमि पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? पृष्ठभूमि पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगा और हम राज और राजा की उत्पत्ति कैसे होता है, उत्पादन विशेष का क्या परिणाम निकलता है, उसको पढ़ाने के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे फैक्चुअल क्लास। उसके बाद आपको एक भी क्लास छूटेगा नहीं। अब ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ते क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में जो हम सबसे पहला चीज पढ़ते हैं, राज की उत्पत्ति का सिद्धांत या राज की उत्पत्ति सिद्धांत का विकास। इसमें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राज की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? जब राज की उत्पत्ति होगी तो राजा भी आएंगे। क्या आएंगे? राजा भी आएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं राज की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम इसको एक बोर्ड को साफ करेंगे और हम कहां से आ जाएंगे? राज की उत्पत्ति के का सिद्धांत पे आ जाएंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। ऋग्वैदिक काल है, पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं? और ऋग्वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति का सिद्धांत। अब आते एक एक क्लास थोड़ा सा करके कि राज की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो विद्वानों के बीच इसमें विवाद है। दो सिद्धांत। कितने सिद्धांत है ना? दो सिद्धांत। जो सिद्धांत दिया गया इसका उत्पत्ति का, वो सिद्धांत दो दिया गया। कितने दिया गया ना? दो। और दो में कहा गया, एक धार्मिक सिद्धांत और दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत। सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत में ये कहा गया, धार्मिक सिद्धांत में ये कहा गया कि राजा देवता और दानवों के बीच युद्ध होने लगा अपने अधिकार को लेकर। तो कहा गया कि देवता वर्सेस दानवों के बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। आप लोग पूरा लिखेगा, के बीच क्या हो रहा है बेटा? युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सब चीज लिखिएगा आप लोग। देवता और दानव के बीच क्या हो रहा है बेटा? युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में देवता क्या हो रहे हैं? हार रहे हैं, बार बार लगातार हार रहे हैं। और दानव क्या हो रहे हैं? जीत रहे हैं।
जब देवता पूर्ण रूप से हार गए और परेशान होकर समिति की बैठक बुलाई गई। किसकी बुलाई गई मैडम? देवताओं द्वारा किसकी बैठक बुलाई गई? समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक बुलाई गई और इस बैठक में अध्यक्ष बने, और वो बने प्रजापति। कौन बने? ऋग्वैदिक काल के सरोज देवता थे। ऋग्वैदिक काल के सरोज देवता कौन थे? प्रजापति। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड बनाया गया। और इन्होंने निर्णय लिया। क्या लिए? निर्णय लिए और कहें कि हारने का मूल कारण यह है देवताओं का कि सभी देवता अपने आप में सर्वोच्च समझते हैं, जिस कारण से किसी एक निर्णय पे हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए बार बार हार जाते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि इंद्रलोक, पूरे इंद्रलोक का एक राजा ही चुन ले, जो हम लोग के बदले वो अकेले लड़े, हम लोग अपनी शक्ति केवल उनको दे दे। तो प्रजापति के निर्णय लिया गया, और निर्णय में लिया गया कि राजा हम इंद्र को बनाते हैं। किसे बनाते हैं? इंद्र को। किसे बनाते हैं? इंद्र को। किसे बनाते बेटा? इंद्र को। ये जो सारी कहानी हम धार्मिक बताए हैं, हम धार्मिक कहानी बताए बेटा, वो मैडम ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया। कहां से लिया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहानी बताया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक पुस्तक का नाम, ये क्या है बेटा? बुक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कहानी बताया गया था। कहा गया था सतपथ ब्राह्मण के बाद में कि जब राजा देवता लोग हारने लगे तो सबसे पहले सोम को राजा बनाया गया। किसे बनाया गया ना? सोम को राजा बनाया गया, और सोम भी जीत नहीं पाए। तो प्रजापति ने फिर से एक बैठक किया, और प्रजापति के नेतृत्व में एक यज्ञ हुआ। क्या हुआ? एक यज्ञ होता है, और उस यज्ञ से इंद्र की उत्पत्ति होती है। और इंद्र फिर क्या करते हैं? देवताओं के द्वारा दिए गए शक्ति से दानों को पराजित करना शुरू करते हैं, और इस प्रकार एक नए साम्राज्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या आया? राज की उत्पत्ति का सिद्धांत आया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो सिद्धांत है वो मान्य नहीं। मान्य नहीं। क्या नहीं है? ये बोला गया, कल्पना में लिखा गया। क्या लिखा गया? कल्पना में बोला गया, ये संभव हो ही नहीं सकता है कि राज ऐसे बने। अभी एक फिल्म आया था बच्चों का, कोई कभी देखे बेटा? एक बच्चा रहता है, उसके स्कूल में मास्टर डीओ सर आते हैं और बोलते हैं कि पृथ्वी किस पे टिका हुआ है? तो बोले शेषनाग पे। किस पे है? शेषनाग पे। एक फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है, देखिएगा उसको। तो उस फिल्म का नाम हमको पता नहीं है। बहुत मतलब आपको एजुकेशन के बारे में बताएगा, धर्म के बारे में बताएगा कि कितना अंधविश्वास से हम बच्चों को आगे, तो ये घर का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों में। ठीक है। अब जो दूसरा सिद्धांत है प्रीति मैम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। इसी सिद्धांत को हम पढ़ते हैं मैडम, क्योंकि यही सर्वमान्य है। ये कहता है कि राज्य का निर्माण, क्या कहता है मैडम? राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ये इस मत को इस मत को सभी लोग मानते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वमान्य मत। क्या कहते हैं इसको? सर्वमान्य मत। क्या कहते हैं? सर्वमान्य मत। कहते कि लेसन महोदय, मैडम कौन मैडम? लेसन महोदय ने किसने बेटा? लेसन महोदय ने पहली बार आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किए थे। किसके रूप में? लेसन महोदय ने। और ये कब के? 1847 में। 1847 में। कब के थे मैडम? 1847
47 में किए थे। और वो बताए थे कि आज जो मध्य एशिया से आए हैं वो एक जाति के रूप में पहली बार संबोधित कौन किए? लेसन महोदय 1847 में, आजादी से 100 साल पहले, आजादी से ठीक 100 साल पहले, 1947 आजाद हुई। ठीक है बेटा। अब हमको जो पढ़ना है इसी सिद्धांत के बारे में पढ़ना और इसी सिद्धांत को समझते हुए आगे बढ़ना। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा, इसको मिटाएं, क्योंकि अब हम व्यवहारिक सिद्धांत पाएंगे और हम लगभग पूरे बोर्ड पे व्यवहारिक सिद्धांत को ही हम डील करेंगे। अब हेडिंग दीजिएगा, ऋग्वैदिक कालीन समाज का स्वरूप। क्या देंगे? हेडिंग दीजिएगा, ऋग्वैदिक कालीन समाज का स्वरूप। क्या देंगे? समाज का स्वरूप। हम लोग समझ के पढ़ना बेटा, जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब जो समाज का स्वरूप था बेटा, किसका स्वरूप था बेटा? समाज का स्वरूप था वो कबीलाई समाज था। क्या था बेटा? कबीलाई समाज था। कौन समाज था? कबीलाई समाज था। स्वरूप कैसा था? कबीलाई समाज। कबीला क्या होता है प्रीति मैम? एक परिवार से जुड़े हुए लोग। देखिए, पहले बना परिवार, फिर बना परिवार के विस्तार। क्या होगा बेटा? कुल उलाया था, पहले परिवार आएगा ना। तो कहते हैं कि जैसे ये हो गया परिवार, एक कुटिया क्या हो गया बेटा? परिवार हो गया। और इस आसपास के कई अपने रिलेशन में सब मिलकर क्या बन गया? एक कबीला बना। कबीला हो गया। क्या हो गया? कबीला हो गया। इसमें कई परिवार मिल गए, कई अपने ही परिवारों में से जुड़कर कई और लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं कबीला बन गया। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था? कबीलाई समाज। और कबीलाई समाज का जो आधार होता है मैडम, वो होता है पशुपालन। कबीलाई समाज का अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार जो होता है, वो होता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन। क्या होता है बेटा? पशुपालन। मैं किसी भी कबीलाई समाज का जो आधार होगा पशुपालन होगा। पशुपालन। जो पशुपालन होंगे बेटा वो अस्थायी नहीं हो सकता। जो पशुपालन होंगे वो, जो पशुपालक होंगे तो अस्थायी जीवन नहीं होगा। क्या होगा बेटा? अस्थायी जीवन नहीं होगा। पशुपालन, क्योंकि पशु को लेकर क्या सोचेगा, जाना पड़ता है तो अस्थायी नहीं हो सकता है। तो कबीलाई समाज का आधार कैसा था बेटा? पशुपालन। क्या था बेटा? पशुपालन। और पशुओं में जो सबसे प्रिय पशु थे वो गाय थे। कौन थे? पशुओं में जो सबसे प्रिय पशु थे वो थे गाय। कौन थे? गाय। और गाय थे क्या? अघन्य थे। क्या थे? अघन्य। ठीक है। अघन्य जिसकी हत्या ना की जाए, जिसकी हत्या ना की जाए, जिसकी हत्या ना की जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। ऐसा आपके जो प्रिय गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए गाय की हत्या की जाती थी और उसको गाय का ही परसा जाता था। जैसे अभी मेहमान आते हैं आप घर में, पूरा खस्सी खिलाइए, मुर्गा नहीं बनिए मुर्गा, तो उस समय भी गाय स्पेशल थे तो गाय को ही काट के बनाया जाता था। गाय और घोड़ा भी आता था। अब देखिए, गाय जो बना वो विनिमय का माध्यम बना। क्या बना बेटा? विनिमय का माध्यम था। तो हम ये कब बोले कि इस पूरे जीवन काल में था? उत्तर वैदिक काल आते आते फिर ये बंद हो गया। मेरी बोलिए, ऋग्वैदिक काल में अघटिया बोला गया। हमने बोला कि अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कोई कॉमन मैन चल जाए तो उसको मटन खिलाएंगे कि मुर्गा खिलाएंगे कि अंडा खिलाएंगे?
कि चाय पिलाएंगे? सिंपल सी बात है। अब मेहमान जी आए, पहली बार कौन है? दामाद। पहला, शादी के बाद पहला बार दामाद आए, तो क्या कहेंगे? ससुर साहब ना ना खसिए के मटन लेंगे, बात दूसरा चीज नहीं लेंगे मेहमान के बाद। तो अब जब हमने कहा कि जब कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति आते थे, उनके लिए क्या करता था? गाय। क्या गाय धन्य इसलिए माना जाता है बेटा कि गाय बहुत बेशकीमती चीज था। गाय समृद्धि का साधन, प्रतीक था, समृद्धि का प्रतीक था, और जिसके पास जितना गाय था उतना वो समृद्ध होते थे। गाय केवल पशु के रूप में थोड़ी था, वो तो आप दूध भी देता था, कृषि का कार्य भी होता था। तो इन सब कारणों से गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। उत्तर वैदिक काल आता है, थोड़ा सा इस पे और अच्छा ये बताइए कि जब उत्तर वैदिक काल में गाय और भैंस नहीं कटता, मानते गाय नहीं कट रहा था, लेकिन भैंस तो कट रहा था ना, काड़ा तो कट रहा था ना, जिसको कहते हैं बैल कट रहा था ना, बलि होती थी ना, बलि होती थी, और कहते 1,75,000 बलि होते रहता था। वैदिक काल आएंगे, उत्तर वैदिक काल, तो बलि होते रहता था, और कहते सालों भर बलि चलता था, सालों भर बलि चलता। इस बलि के विरोध में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। एक उस महात्मा बुद्ध के जन्म में एक पॉइंट ये भी, एक पॉइंट ये भी, तो विनिमय का माध्यम था, विनिमय का माध्यम। कहते हैं कि गाय इतना पवित्र था कि ऋग्वैदिक काल में सभी शब्द गा से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? गा से। जितना शब्द है सब किससे जुड़ा हुआ है? गा। सब के आगे गा, सब के आगे गा। गोधूम, गोधूली, गवैतु, ठीक है, जैसे गोपा, सब में गा लगेगा। तो गा को बहुत पवित्र माना गया, बहुत पवित्र माना गया। पाए देखो बेटा। अब देखते हैं हम लोग इसमें, जब लेकिन गाय तो था, पशुपालन का आधार था। अब जो भी समाज पशुपालन होगा मैडम, जो भी समाज पशुपालक होगा, वहां संपत्ति सृजन की बात, संपत्ति की संकल्पना नहीं होगा। संपत्ति का क्या नहीं होगा? क्योंकि उत्पादन से नहीं जुड़े हैं ना बेटा। उत्पादन से इंसान नहीं, अभी जीविकोपार्जन पे है। क्या बेटा? केवल जीवन चलने के लिए, जीवन। तो कहते हैं कि संकल्पना नहीं था, संपत्ति का संकल्पना नहीं था, तो पशुपालन समाज, जो समाज पशुपालक होगा वहां संपत्ति की संकल्पना नहीं होगा। कहा जाता है कि जब तक मानव उत्पादन कार्य में नहीं जुड़ता, तब तक संपत्ति का सृजन नहीं होता, संपत्ति का संकल्पना नहीं जन्म लेता। मानव किसमें जुड़ेगा अंजलि? उत्पादन। और उत्पादन कैसा होगा? अधिशेष। क्या होगा? उत्पादन कैसा होना चाहिए? अधिशेष। तो जब तक उत्पादन क्या नहीं होगा? अधिशेष नहीं होगा, तब तक संपत्ति का विचार डेवलप होगा ही नहीं। क्योंकि जितना कमाते उतना तो खा ही जाते, तो संपत्ति जमा, जब संपत्ति जमा नहीं हो तो विवाद नहीं होगा। देखते हैं, कभी कभी गौर कीजिएगा, जो डेली कमाने खाने वाले होते हैं, वो उसके पिताजी भी कमा रहे हैं, बेटा भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, और रात में सब आराम से बैठ उठकर सब मिलजुल कर एक ही साथ खाना खाए, रात में सब बैठ उठ खाना खाए, और एक ही रूम में आराम से जीवन गुजार लिए।
विवादी नहीं, क्योंकि डेली कमाना और डेली खाना है। और जिनके यहाँ अधिक संपत्ति हो जाता है, पहले क्या होता है, पहले बंटवारा, पहले तू अलग कहीं है, हम अलग है भैया, तो टेंशन न ले। कहा जाता है कि जब आर्य लोग आए, कौन आए, आर्य आए, तो वे पशुपालन से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, आर्य लोग पहले आए तो क्या काम करते थे बेटा, तो इसका प्रमाण कहाँ है, इसका प्रमाण कहाँ है, तो कहा गया कि ऋग्वेद का जो प्रमाण है, इसका जो प्रमाण है, वो प्रमाण है मैडम, कहते हैं कि ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल प्रमाण मिला है इसका, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में। और यह द्वितीय मंडल में दो वर्ड आया है, एक आया है आर, क्या आया है, और एक आया है अनार आया। क्या तनु, आर और अनार आया है। आर जो थे वो क्या थे, पशुपालक थे, अनार थे जो कृषक थे। क्या थे बेटा, कृषि करने वाले बेटा। अब देखिए बेटा, तो यहाँ ये प्रमाण ये बता रहा है कि जब आर्य भारत आए थे मध्य एशिया से, तब वो कौन सा काम करते थे, क्योंकि ऋग्वेद के कुल 10 मंडल, ऋग्वेद को जानने के लिए, किसको जानने के लिए बेटा, ऋग्वेद को जानने के लिए हम 10 मंडल को पढ़ते, किसको पढ़ते, और 10 मंडल की कहानी के अनुसार हम इसको पूर्ण रूप से जानते हैं कि इसमें है क्या, क्या कहता है, राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थव्यवस्था कैसा था, पशुपालन कैसा था, कैसे समाज का विकास हुआ, सब इसी मंडल से पढ़ते, 10 मंडल से। और ये 10 मंडल में जो सबसे प्राचीन मंडल है वो 2 से लेकर 7 मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहते हैं। इसलिए सब पहला कौन लिखा गया था, द्वितीय मंडल। इसलिए हम जानबूझ के क्या लिखे, हम इसलिए पहला मंडल नहीं लिखे। आपसे कोई क्वेश्चन करते कैसे जवाब देंगे कि सर पहला मंडल में क्या लिखा था, तो कोई पूछे ना सकता है बेटा कि सर पहला मंडल में क्या लिखा था, पहला मंडल क्यों नहीं लिखे। तो पहला और 10वां मंडल को इसलिए नहीं जोड़ा जाता है बेटा, क्योंकि ये बाद में लिखा गया, बाद में जो भी लिखा गया परिवर्तन करके लिखा गया है। तो जो सबसे प्राचीन मंडल है वो कौन है, द्वितीय मंडल है। और इसमें आर को कहा गया कि ये क्या है, पशुपालक है, ना कि कृषक है। और कृषक कौन थे, यहाँ के अनारी लोग, क्योंकि जब मध्य एशिया से आ रहे थे वो, ये मानते हैं मध्य एशिया, ये क्या है, और यहां से कौन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मान लो चलते फिरते नहीं देखा है मैडम, फील हो रहा है ना कम से कम कि चल रहा है, धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं मैडम, हम भी मनान चल रहा है। यहाँ अब ये कहाँ पहुंच गया बेटा, सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ पर पहुंच गया, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि। क्या कहते हैं बेटा, 7 नदियों की भूमि को होता है सप्त सैंधव प्रदेश। और ऋग्वैदिक लोग जो आर्य थे पहले कहाँ बसते थे, और उत्तर वैदिक काल में यही लोग दोआब चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, गंगा यमुना दोआब। और ये गंगा यमुना दोआब के कहाँ लास्ट फेर चल जाएंगे, आप आ जाएंगे कहाँ पर, सदा नीरा नदी के पास, सदा जो अभी वर्तमान में कहते हैं गंडक नदी। क्या कहते हैं, गंडक नदी। तो अब इसकी चर्चा बाद में, पहले एक एक क्रम से आते हैं। तो प्रमाण कहाँ मिला है कि आर्य जब शुरू में आए तो क्या करते थे, तो ये मिला द्वितीय मंडल में। क्या मिला, फिर बेटा एक प्रमाण और मिलता है बेटा, वो प्रमाण मिलता है बेटा ऋग्वेद के 4थे मंडल में। कहा मिलता है, 4थे मंडल में। और यहां मंडल में ये पहली बार बताता है, चर्चा होता है
कृषि का, किसका चर्चा होता है? कृषि का। तो आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार कृषि का चर्चा हुआ? तो वह है चौथे मंडल में, और चौथे मंडल में 24 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 24 बार। जो आर्य, जो देखिए समझना, परिवर्तन समझना है पृथ्वी में, समझ में परिवर्तन समझना है कि जो आर्य द्वितीय मंडल में, जो आर्य द्वितीय मंडल में क्या थे बेटा? पशुपालक थे। वो समय बीतने के साथ वो क्या हो गए? कृषि की ओर उन्मुख हो रहे, बढ़ रहे हैं। मतलब उनको पशुपालन बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब बहुत ज्यादा उनमें लगाव नहीं हो रहा। अब वो कृषि करने के लिए उत्साहित है कि अब हम कृषि कार्य से जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आज लोग, तो चौथे मंडल में किसकी चर्चा है? कितनी बार? 24 बार। अब ये बता रहा है, ये कृषि ये बता रहा है कि धीरे धीरे कौन? धीरे धीरे आर्य कृषि कार्य से जुड़ते चले गए, कृषि कार्य से जुड़ते चले गए। कौन चले गए बेटा? लेकिन धीरे धीरे ये कब होता है? उत्तर वैदिक काल में। कहाँ आता है? उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक समय में ये आपको जुड़ते चले जाएंगे वहां पे। अब जो ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज जो समाज है वो कैसा था बेटा? समता मूलक समाज था, समाज था। और इस समाज में अमीर गरीब का भेदभाव, इस समाज में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता है, वो सब समान है, हम समान है। तो समता मूलक समाज में अमीर गरीब का भेद नहीं होता है, क्योंकि अभी संपत्ति का अधिशेष नहीं आया था, उत्पादन अधिशेष नहीं हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि जब उत्पादन अधिशेष ही नहीं है तो भैया हम और आप दोनों समान है। जब तक उत्पादन बढ़ेगा नहीं, कौन बेटा? उत्पादन बढ़ेगा नहीं तब तक अधिशेष का संभावना कम है। और उत्पादन बढ़ेगा कैसे? उत्पादन बढ़ेगा तभी जब कृषि कार्य का विकास होगा, और कृषि कार्य का विकास तभी होगा जब लोहे मिलेंगे, और जब लोहा मिलेगा तो उससे फाल बनेगा, जब फाल बनेगा तो मिट्टी की कुड़ाई अधिक होगी, जब मिट्टी की कुड़ाई अधिक होगी तो मिट्टी में ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, जब ऑक्सीकरण ज्यादा हो तो उत्पादन विशेष ज्यादा होगा। और जब ऑक्सीकरण के साथ साथ एक ऐसी क्षेत्र भी चाहिए जो उस लायक भौगोलिक वातावरण में उसके लिए सपोर्ट करे, तो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र का इसका विस्तार होगा। और ये कहानी सतपथ ब्राह्मण में, किसमें है? विदेह माधव की कहानी, विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में है। और वो कहते हैं, सतपथ ब्राह्मण लिखा है कि अग्नि के सहायता से विदेह माधव ने द्वाब क्षेत्र को साफ करते हुए गंडक तक बढ़ गए, लेकिन गंडक के आगे बढ़ नहीं पाए। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम आपको स्टेटमेंट बता रहे हैं कि कहाँ कहा गया। अभी हम एक करके आते हैं। तो समतामूलक समाज है, तो समतामूलक समाज क्यों है? तो आप बोलेंगे संपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं, अभी जो जितना कमा रहे उतना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, इसको बिठा दे बेटा, आगे बढ़े। अब देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? समता मूलक। अब देखिए, जहां उत्पादन बढ़ेगा सर, जहां उत्पादन में वृद्धि होगा वहां क्या जन्म होगा? जहां उत्पादन में वृद्धि होगा वहां क्या होगा बेटा? जैसे पृथ्वी बेटा कि जैसे अभी आप कितना 1 केजी खर्च, आपके घर में कितना खर्च बेटा? 1 केजी, ठीक है। अब आप 1 केजी उत्पादन करें तो आप संपत्ति अर्जित नहीं कर पाएंगे। अब मैडम अगर आपने उत्पादन किया पृथ्वी में 5 केजी, कितना किया मैडम? कितना किया? तो आपका खर्च कितना है? बचा कितना? कितना बचा? अब इसको रखने के लिए क्या बनाएंगे? कोठी।
जिसको अन्नागार कहते थे हड़प्पा सभ्यता में। अब कोठी में रख के ये तो बहुत दिन तक इसको आप स्टेबल कर रख सकते हैं, और रखने के बाद भी फिर तो अगले साल भी इतना उत्पादन होगा ना, तो बार बार इतना उत्पादन होगा तो रखने की जगह भी तो नहीं होगा, तो इसको क्या करना होगा, आपको बेचना होगा। तो यहीं से विनिमय का माध्यम मार्ग खुला। अधिशेष से ही क्या जन्म हुआ, विनिमय का। अधिशेष से किसका जन्म हुआ, विनिमय से क्या बना, बाजार का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, विनिमय मतलब व्यापार, व्यापार से क्या जन्म हुआ, बाजार से जन्म हुआ शहर का, और शहर से जन्म हुआ नगर, नगर का मैडम, ठीक है। और इस जब नगर का जन्म जो होता है, ध्यान सुनिएगा मैडम, हमने कहा कि जब उत्पादन में वृद्धि होगा, और ये वृद्धि कब होगा मैडम, उत्तर वैदिक काल में। कब होगा, मतलब आप कह सकते हैं 600 बीसी के पास, ठीक मैडम। हमने कहा कि जब उत्पादन में वृद्धि होगा तब क्या होगा मैडम, अधिशेष का जन्म होगा। देखिए बेटा ध्यान सुनिएगा, उत्पादन में क्या होगा, तो विनिमय, विनिमय मतलब व्यापार करना होगा। व्यापार जहां करेंगे, देखिए मैडम, विनिमय हुआ, और जहां व्यापार करते हैं वहां आसपास बहुत सारा दुकान लग जाता है, बहुत सारा दुकान लग जाता है, तो कहते बाजार हो गया, चल बाजार सोना वहीं से लेके, ठीक है। छोटे गांव में, छोटे गांव तक वो बाजार कहलाए, और जब वो बड़े शहर में बड़े जगह पे आ गया तो, और जब महानगर में चला गया बड़े, तो नगर आ गया। तो नगर का अब विकास ऐसे हुआ। अब ये नगर का विकास कब होता है, 600 बीसी के पास। इसलिए 600 बीसी को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। करण कहते हैं। पहला नगरीकरण हड़प्पा है। पहला नगरीकरण कौन है बेटा, नगरीकरण मतलब क्या होता है, जहां नगर का विकास हुआ। तो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ते, क्या पढ़े, नगरीय सभ्यता पढ़ते, क्या पढ़ते बेटा, हड़प्पा सभ्यता क्या पढ़ते बेटा, नगरीय सभ्यता क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नगरीय सभ्यता पढ़ते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि पहला नगरीय सभ्यता जो हुआ, पहला नगरीय सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा 600 बीसी, 600 बीसी, ठीक है मैडम। तीसरा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली बहुत विद्वान एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम विद्वान एक्सेप्ट करते, तो हम मैक्सिमम में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, मैक्सिमम चलेंगे। तो इसमें होता क्या बेटा, तीनों जहां होता है वहां व्यापार का विकास होता है। क्या होता है बेटा, जहां नगरीय शब्द जुड़ जाए वहां इसलिए कहा जाता है कि वहां व्यापार का विकास हुआ, समाज में एक नई वर्ग का जन्म हुआ, नई धर्म का विकास हुआ, सब चीज परिवर्तन हुआ, सब चीज परिवर्तन हुआ। तो कहते हैं कि पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, बीसी के आसपास, तीसरा कब हुआ, और चौथा भी मानते हैं 1857 क्रांति के बाद, 1857 क्रांति के बाद। तो ये सब किताब में मिलेगा नहीं, बहुत रेयर बुक में मिलेगा, बहुत रेयर टू रेयर बुक में मिलेगा। तो पहला कब हुआ बेटा, हड़प्पा, दूसरा कब बेटा, तीसरा कब है, चौथा बोला 1857 क्रांति के बाद। अब आते हैं कि राज की उत्पत्ति कब, सर अभी तो राज की उत्पत्ति बताई नहीं कि राजा के युद्ध कैसे हुआ, राजा का लड़ाई कैसे हुआ, कैसे ब्राह्मण, हम ब्राह्मण को सर्वोच्च माने कि क्षत्रिय को सर्वोच्च माने, आखिर राज करेंगे दो ही लोग ना, बाकी तो हम लोग सेवक होंगे, बाकी लोग तो सेवक है, या क्षत्रिय या ब्राह्मण, बाकी लोग क्या है, सेवक रहेंगे। तो आखिर ये दोनों का वर्चस्व कैसे होता है, वर्चस्व कैसे होता है, इस वर्चस्व के पीछे भी किसकी कहानी है, अधिशेष की कहानी। थोड़ा सा हम इसको फिर से साफ करते हैं, फिर से आते हैं। हमको लग रहा है सबको परेशानी लग रही है, तन्नू परेशानी लग रहा है, नहीं ना, पिंकी परेशानी लग रहा है, कॉपी परेशानी लगे तो बोलिए बेटा, शॉर्ट करके निकलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए।
अब हम परिवर्तन देखते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ। ऋग्वैदिक समाज में परिवर्तन क्या हुआ कि जो हम साम्राज्य का राज का निर्माण होता है। परिवर्तन क्या देखते बेटा? परिवर्तन। तो हम जब ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के बीच के परिवर्तन देखते हैं राहुल, तो हमको दो चीज मिलता है परिवर्तन। कितना चीज मिलता है? दो चीज। भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक भौगोलिक विस्थापन और व्यापारिक परिवर्तन। व्यापारिक परिवर्तन ये दो चीज मिलता है। तो पहले हम आते हैं भौगोलिक परिवर्तन में। कहाँ आते हैं? दो मतलब मान लो ऋग्वैदिक काल में सप्तसैधो प्रदेश में लोग निवास किए थे। लोग निवास किए थे कहाँ के बेटा? सप्तसैधो प्रदेश में। और सप्तसैधो प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदी। क्या होता है? नदियों की भूमि। ठीक है। और ये पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र बेटा? पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र था। ठीक है। अब शुरुआत दौर में जब यहाँ आए ये लोग तो अपना जीवन चला रहे थे। जैसे यहाँ जब तक सप्तसैधो प्रदेश में लोग रहे तो समतामूलक समाज में जी रहे थे। अब परिवर्तन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? भौगोलिक विस्थापन। क्या विस्थापन हो? क्या होगा? विस्थापन होगा। धीरे धीरे इस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी मैडम? बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगा। अब यहाँ उत्पादन हो नहीं रहा, तो उसको एक ऐसा क्षेत्र तलाशना होगा जहां पे उत्पादन हो सके, अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि इसके लिए 2 व्यक्तियों को चुना गया, विदेह और माधव को चुना गया। और उन्होंने अग्नि के माध्यम से गंगा और दोआब क्षेत्र का निर्माण किया। कहां तक? गंगा और दोआब क्षेत्र का। अब यहां से क्या हुआ मैडम कि कुछ लोग आगे बढ़ना शुरू की और कहते हैं कि इस क्षेत्र में आगे। कहां आगे? ये पूरा क्षेत्र था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। क्या कहता था? ये पूरा क्षेत्र यहां तक, ये सब यहां तक। और ये अंतिम छोर है गंडक। कहां बेटा? गंडक नदी।
उस समय प्रारंभिक वैदिक काल में से कहते थे क्या बेटा? सदा नीरा नदी। यहां तक विस्तार कर गया। यहां तक कौन विस्तार कर गया? आर्य लोग। कौन विस्तार किया बेटा? आर्य लोग। अब कहते हैं कि विदेह माधव। कौन बेटा? विदेह माधव की सहायता से इस क्षेत्र का निर्माण किया गया। निर्माण किया किसकी सहायता से? विधेय। अब देखिएगा, अब यहां पर जब यहां पे और भी तो लोग हैं यहाँ पे। इस क्षेत्र में जो लोग होंगे वो तो पहले से होंगे ना। कोई इस क्षेत्र में कौन होंगे? अनार्य होंगे। कौन होंगे इस क्षेत्र में? कौन होंगे? अनार्य होंगे। अनार्य किस कार्य में जुड़े हुए हैं? कृषि में। और आर्य लोग अब धीरे धीरे किसमें जुड़ रहे हैं? कृषि में जुड़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर पहले 5 लोग काम करते थे। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं। तो 5 लोग से जितना हो सके उतना उत्पादन किए। ध्यान सुनिएगा स्वामी कि 5 लोग काम कर रहे थे और जितने लोग काम करेंगे उतना उत्पादन होगा ना। अब इस जमीन पर अब 50 लोग काम करने लगे। कितने काम करने लगे? इस क्षेत्र को कहते थे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब दो भूमियों का क्षेत्र। दो नदियों के बीच की भूमि कहते हैं दोआब। दो नदियों की। तो ये नदी गंगा, ये नदी क्या बेटा? और ये नदी क्या है? यमुना। और इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। और इसका अंतिम छोर क्या होता है? गंडक। ठीक है, बिहार से थोड़ा सा पहले आ जाइए आप लोग। तो कहते हैं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो 50 लोग काम करने लगे तो यहाँ क्या हो गया? उत्पादन बढ़ गया। क्या हो गया? जब उत्पादन बढ़ गया तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? अधिशेष का जन्म होगा। क्या जन्म होगा? अधिशेष का जन्म होगा। अब देखिएगा, कहते हैं कि इस अधिशेष को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है, पहला काम। और इस अधिशेष का एक काम, सेकंड काम होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार करना। व्यापार होगा इसका, व्यापार होगा। अधिशेष से तो रख के तो खराब करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इसको व्यापार करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा। तो व्यापार करेंगे तो फिर व्यापार करने के लिए हमको क्या होगा? व्यापार करेंगे तो बाजार बनेगा। क्या बनेगा? बाजार क्या बनेगा? और शहर क्या बनेगा? नगर। तो द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत होगा। द्वितीय नगरीकरण का जो हम पीछे पढ़ा चुके थे, व्यापार से। लेकिन हमको देखना है युद्ध। क्या देखना है? युद्ध। अब देखिएगा, युद्ध जो होता है किसके लिए होता है? युद्ध किसके लिए होता है बेटा? अधिशेष के लिए। अधिशेष के लिए होता है। और अधिशेष जो होता है बेटा, ये युद्ध होता है 2 लोगों में। एक होता है, दूसरा होता है किसके बीच होता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय को। आर्यों में जो ज्ञानी थे वो क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। और जो योद्धा थे वो क्या कहलाए? क्षत्रिय। ठीक है बेटा, आर्यों में ही जो ज्ञानी थे वो क्या कहलाए? और जो योद्धा थे वो। अब ये दोनों चाह रहे थे किस पर अधिकार करना? ये दोनों लोग चाह रहे थे कि हम किस पर अधिकार करें? अधिशेष। अब कहते हैं कि इस
इस युद्ध की जानकारी हमें पुस्तक से, भैया कोई प्रमाण देना होगा ना, ये कहानी आप कहाँ से लाए हैं सर, तो आप क्या बोलेंगे, शतपथ ब्राह्मण से। किसे लिए? शतपथ ब्राह्मण पुस्तक से इस कहानी को हम बताने जा रहे हैं। तो शतपथ ब्राह्मण ने कहता है कि अब ये हुआ कि शतपथ ब्राह्मण ने पहली बार सामाजिक संरचना लिखा गया, सामाजिक संरचना लिखा गया, और पहला स्थान दिया, किसे दिया गया? दूसरा स्थान ब्राह्मणों को, तीसरा स्थान और चौथा स्थान शूद्र को दिया गया। तो ये अब जैसे ही शतपथ ब्राह्मण ये लिखा तो ब्राह्मण लोग युद्ध करना, तो उनको समझ में आया कि जब तक हम अधिशेष पर अधिकार नहीं करेंगे तब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा। अब जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो समाज के अन्य लोग को क्या होगा? लाभ होगा, हानि दो लोग को होगा, हानि दो लोग को होगा। तब ये दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए राजा जनक के दरबार में बैठक हुआ। किसके दरबार में बैठक हुआ? राजा जनक के दरबार में बैठक हुआ, और राजा जनक ने निर्णय लिया, राजा जनक के निर्णय से ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया, और बोला गया कि समाज में जो सम्मानित स्थान ब्राह्मणों का वो उनको दिया जाए, और जो राजकोष का है, क्या मैडम, जो राजकोष का मालिक बने, राजकोष का मालिक किसे बना दिया गया? क्षत्रिय को। समझ में आया कहानी? मैं सब आपस में मिल बांट लो, टेंशन नहीं। बोला कि कोई दिक्कत नहीं, ये धन जमा करके लाया। अब धन देखिए बड़े, यही कहानी हम कहाँ पढ़ाएंगे? बौद्ध काल में। कहाँ पढ़ाएंगे? आप देखिए, ध्यान सुनिएगा सब लोग। उसके बाद मंजू मैम थोड़ा सा, हमने ब्राह्मणों को क्या दिया गया? मतलब बोला आप विद्वान व्यक्ति, आप क्या है? विद्वान व्यक्ति। विद्वान का ज्ञान स्थान हमेशा कुछ होता है, और क्षत्रिय संघर्ष करने वाले हैं, वो संघर्ष करेंगे तो राजकोष लाके जमा देंगे, तब जाके विकास होगा। तो इन्हें कहा दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद जब राजकोष क्षत्रिय जमा करते हैं मैडम, तो उत्तरवर्ती काल में यज्ञ परंपरा लेगा। क्या लेगा? यज्ञ परंपरा लेगा, और यज्ञ में वही राजा अधिक सफल माना जाएगा जितना अधिक दान। तो साल भर राजकोष जमा कौन करे, और एक दिन पूजा करे कौन ले? तो इसी का विरोध होता है बौद्ध काल में। महाजन पद में कुछ राजा करते हैं और बोलते हैं कि सारा मेहनत हम करें और कोई फल। तो वहीं से एक नई धर्म की विचारधारा का जन्म होगा, बौद्ध और जैन का। तो बौद्ध जन्म में ये भी कारण था। दूसरा कारण क्या था कि जो पशु हत्या हो रहा था, और पशु हत्या होगा तो फिर कृषि डेवलप नहीं होगा, जब कृषि डेवलप नहीं होगा तो टैक्स नहीं आएगा, जब टैक्स नहीं आएगा राजा का विकास नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन के बौद्ध धर्म जैन धर्म का उत्पत्ति होती है। अब राजकोष का जन्म हो गया। अब राजकोष का जन्म हो गया मतलब यहाँ पर टैक्स जमा होगा। क्या होगा? मतलब क्षत्रिय राजा बन गए, और ये ज्ञान देने वाले कौन हो गए? तो जब राजा ये बन गए तो राज की उत्पत्ति हो गई। राज रहेगा तब तो राजा रहेगा ना। तो हमने क्या पढ़ा था? राज की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या बताया पहले? राज की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब राजकोष का मालिक किसे बना दिया गया? अब यहीं से क्या उत्पत्ति हो गया? राज का सिद्धांत। राजा हम बन गए तो इस क्षेत्र का मालिक भी हम ही रहेंगे, और आपको जो भी जरूरत होगा उसका देखभाल हम करेंगे। तो यहीं से एक नया जन्म होता है किसका? राज्य का। अब यह विस्तार होगा उत्तर वैदिक काल में। आज इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।